गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन दैट इज़ कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। अब से पहले हमने मैनेजमेंट के बाकी चारों फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग उसके बारे में मैंने आपको हर एक लेक्चर में पूरा का पूरे टॉपिक्स आपके हर एक फंक्शंस के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आज हमारा लास्ट फंक्शन जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग को आज हम लेंगे। कंट्रोलिंग छोटा सा ही एक फंक्शन है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम एक लेक्चर में ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है क्या? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश की गई है, अब उसके सामने वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसने प्लानिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, फिर उसके बाद उसने ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे, जो उस प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें ज़रूरत थी, वो रिसोर्सेज अरेंज करे और फिर उस रिसोर्सेज के थ्रू जितने उसे स्टाफ की ज़रूरत थी उसने उनको अपॉइंट किया और लास्ट में जो हमारा डायरेक्टिंग था, अब जो वर्कर्स उसने अपॉइंट किए हैं वो अकेले वर्क नहीं करेंगे, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए डायरेक्टिंग की फंक्शन की ज़रूरत होती है। अब वर्क जो है स्मूथफुली रन चल रहा है, लेकिन जब तक जो मैनेजर हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अब जब तक उन पर कंट्रोलिंग नहीं की जाएगी तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज दैट प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स कम क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट्स। तो एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? जो तुमने एक्चुअली में वर्क किया, जो तुम्हारे वर्कर्स वास्तव में वर्क कर रहे हैं, वो उनका एक्चुअल रिजल्ट्स है। और डिज़ायर रिजल्ट्स क्या है? जो हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर करें, उन दोनों को कंपैरिजन करना। और पूरी कोशिश ये की जाती है कि दोनों बिल्कुल इक्वल हों, मतलब जो हम चाहते हैं हमारे वर्कर करें और जो वर्कर ने किया है वर्क, दोनों को क्लोजर लाना, एक दूसरे के करीब लाना। मतलब उनमें डेविएशंस, मतलब जो कमियाँ रह गई हैं, टू फाइंड आउट द डेविएशंस, और फिर अगर कमियाँ रह गई हैं, डेविएशंस को आपने फाइंड आउट कर लिया, कोशिश करना कि उनको दूर कैसे किया जा सकता है, उनको दूर करने की कोशिश करना। तो आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज दैट फंक्शन इन विच actual results come closer to the desired results so that the objective of the organization can be achieved. अब कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शंस कि ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है और हम इसके थोड़ी सी फीचर्स के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब हम एक बार वर्कर को देख लिया जाए या उसको देख लिया जाए कि वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि पूरे साल ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है और कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अब कई बार ये देखने से ऐसा लगता है कि जो कंट्रोलिंग का वर्क होता है ये केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ऐसा सोचना गलत है। कंट्रोलिंग का फंक्शन हर एक लेवल पर, आपने 3 लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पढ़े थे, कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल। तीनों लेवल्स पर कंट्रोलिंग का फंक्शन चलता रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने मिडिल लेवल जो वर्कर्स, जो मैनेजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं वो अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को कंट्रोल करते हैं, और जो लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल आप जिसको बोलते हैं वो अपने वर्कर्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो कंट्रोलिंग का फंक्शंस है, एक तो ये हमेशा कंटिन्यूसली और पूरे साल हर लेवल पर, आप कह सकते हैं हर लेवल पर और हर डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली चलता रहता है। और कंट्रोलिंग इज़ ए फंक्शन जिसमें आप केवल यही नहीं है कि आगे पीछे देखना है, आगे देखना है। कंट्रोलिंग में हम आगे ही नहीं देखते, कंट्रोलिंग में हम पीछे भी देखते हैं। वो कैसे? कि कंट्रोलिंग में आपने वर्क तो कर लिया, अब उस वर्क को आप मेज़र कर रहे हैं। उस वर्क मतलब आपने जो कर लिया वो तो अब हमारा पास्ट हो गया। अब उस पास्ट वर्क को ही आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स के द्वारा, मतलब जो हाँ आपकी डिज़ायर्ड जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, तो आपने जो वर्क कर लिया था और उसको आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे आप मेज़रमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फ्यूचर आगे देखना कैसे है, फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, वो ऐसे है कि अगर आपने
कोई कमियां उसके अंदर फाइंड आउट कर ली हैं, तो अब उन कमियों को दूर करना, मतलब आगे आगे ये कमियां फिर से अराइज ना हो सके, इसलिए जो भी कमी रहेगी, हो सकता है कमी, अब आप ये मान लीजिए कि आपके वर्कर इनसफिशेंट थे, इस वजह से रह गए, मतलब उन्हें आपने ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, या फिर आपकी जो मशीनरी थी वो ख़राब हो गई थी, मशीनरी सही से काम नहीं कर पाई, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड लुकिंग। आगे ये कमियां फिर से ना हो सकें, आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग दीजिए, अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कीजिए कि आपकी मशीनरी सही क्यों नहीं है, मशीनरी को टाइम पर सही करवाया जाए। तो ये था, मतलब कंट्रोलिंग फंक्शंस केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, बैकवर्ड लुकिंग है, या आप कह सकते हैं बैकवर्ड लुकिंग ही नहीं है, केवल फॉरवर्ड लुकिंग है। तो ये इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके बाद है कंट्रोलिंग जो है आपका फंक्शंस इज़ रिलेटेड टू द रिजल्ट्स, रिजल्ट से रिलेटेड होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट से कैसे रिलेटेड है, आपने पहले से स्टैंडर्ड जो बना रखे हैं वो आपका रिजल्ट है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको इतना वर्क एक दिन में करना है, या एक मशीनरी को एक दिन में इतने आवर काम करना है, तो ये आपका रिजल्ट है। तो कंट्रोलिंग के द्वारा आप उस रिजल्ट तक पहुँचते हैं, तो कहते हैं कंट्रोलिंग रिजल्ट्स रिलेटेड टू रिजल्ट्स। नेक्स्ट है, आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज़ ए परविसाइक फंक्शन, परविसाइक का मतलब यूनिवर्सल फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर लेवल पर होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। केवल आप केवल एक मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की ही बात नहीं करेंगे हम, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक लेवल पर, हर एक फील्ड में, हर लेवल पर आपके कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग क्या है और कंट्रोलिंग को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। अभी हमने पढ़ा कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का कंसेप्ट अभी क्लियर किया। अब हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पहले से ही प्रीडिटरमाइंस कर लिया जाता है। मतलब उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए, सबसे पहले हम आपसे लेकर चलते हैं। अब आप आज 12th क्लास में हैं, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है आज की तारीख में? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि 12th क्लास से मैं किस तरह से पास करूं। किसी का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं किस तरह से टॉप करूं अपनी क्लास में, किसी का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे टॉप करूं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपने कुछ अपने गोल, मतलब ये आपने गोल सेट कर रखा है, इस गोल के लिए अब आप वर्क कर रहे हैं। तो हाँ, इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। अब वो गोल उसका सेल से रिलेटेड हो सकता है कि उसे इस मंथ में कितनी सेल करनी है या पूरे ईयर में कितनी सेल करनी है। ये भी हो सकता है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है, उसे कितना प्रोडक्शन करना है, और इस साल पिछले साल से कितना, या ये हो सकता है कि उसे कितना प्रॉफिट और कमाना है। लास्ट ईयर अगर उसका रेट ऑफ प्रॉफिट 10% रहा था, तो हो सकता है वो 12% करना चाह रही है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल एस्टेब्लिश कर रखे हैं, उन गोल को पूरा करने के लिए कंट्रोलिंग उसकी हेल्प करती है। कंट्रोलिंग के द्वारा हर एक वर्कर वो वर्क करेगा जो कि एक सुपरवाइज़र चाहता है, जो एक मैनेजर ने अपने जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि वो अपने वर्कर से ये काम करवाएगा ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकें। तो ये था कोई भी कंट्रोलिंग का फंक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में उसकी हर तरह से हेल्प करता है। उसके बाद हम लेंगे जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड्स जो हैं पहले से पहले ही प्रीडिटरमाइंड होते हैं।
आपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि आपका वर्कर ने कितना आउटपुट देनी है एक दिन के अंदर, तो वो होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स। अब उनको जज करना, जज कैसे किया जाएगा? जज का मतलब है कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बना रखे क्या वो सही हैं, क्या वो वर्कर एक दिन में उतने जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड तक पहुंच सकता है या वो सही नहीं है। तो उनकी एक्यूरेसी का पता कैसे चलेगा जब तक कंट्रोलिंग नहीं होगी? कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोलिंग फंक्शंस की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रोलिंग फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है। कंट्रोलिंग फंक्शंस आपको ये बताता है कि आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स को डिज़ायर रिजल्ट तक लेके जाना। अब जो आपने डिज़ायर रिजल्ट्स क्या हैं? आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपने स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन कर रखे हैं, ये स्टैंडर्ड्स आपको प्राप्त करने हैं। और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? जो कि वर्कर ने एक्चुअली में वर्क किया वो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, उनको वहाँ तक उनको कंपैरिजन करके आप मतलब आप ये जज करते हैं, जज किया जाता है कि क्या एक्चुअली में कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब क्या ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको प्राप्त किया जा सकता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मैनेजर हैं वो कहीं ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स बनाकर बना लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बनाया कि एक वर्कर को एक दिन में या 10 घंटे जो वर्क करेगा उसे 20 आउटपुट्स देनी है, 20 यूनिट्स की आउटपुट देनी है। अब कितना अच्छा भी वर्क करने के बावजूद भी अगर कोई भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 100 वर्कर्स कर रहे हैं, 20 यूनिट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए थे वो स्टैंडर्ड्स हमारे ज़्यादा हैं, वो स्टैंडर्ड की जो आउटपुट है वो हमने ज़्यादा दे रखी है। जब कोई भी वर्कर अच्छे से अच्छा काम करने के बावजूद भी, टाइम भी ज़्यादा देने के बावजूद भी अगर 20 यूनिट्स के स्टैंडर्ड को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो हमने स्टैंडर्ड हाईली प्रीडिटरमाइंड किए, अब हमें उन्हें कम करना पड़ेगा। तो ये पता लगाया ना हमने एक्यूरेसी, क्या हमने जज स्टैंडर्ड एक्यूरेटली हमने नहीं डिटरमाइंड किए। या कई बार ये हो जाएगा, दूसरी तरफ इसका अपोजिट भी हो सकता है। ये हो सकता है कि हमने ये देखा कि जो हमने 20 बनाए हैं, हर वर्कर पूरे दिन 1 घंटे का रेस्ट भी दे दिया जाता है, उसके बाद भी 25 तक तो ज़रूर पहुंच रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब हमने जो आउटपुट जो हमने स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो हमारे लो है, हमें और आउटपुट देने पड़ेंगे। तो एक्यूरेसी हमें पता लगानी है कि वो कैसे पता लगाई जाएगी? जब हमारा कंट्रोलिंग फंक्शंस परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। देखिए अब रिसोर्सेज को सही ढंग से एफिशिएंटली यूज़ कैसे किया जा सकता है? अब अगर आपके ऊपर कंट्रोलिंग करने वाला सुपरवाइज़र है, अगर आप सुपरवाइज़र की नज़र में रहते हैं तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप अपना काम बहुत अच्छे से करें। रिसोर्सेज क्या हो गए? जो आपका मटेरियल है वो बेकार ना जाए, क्योंकि अगर आप में कोई मतलब आपसे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी आउटपुट में, तो आप अपने सुपरविज़न की हेल्प ले सकते हैं। और आपको पता है कि क्योंकि कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, सुपरवाइज़र हमेशा तैयार रहता है आपकी हेल्प करने के लिए। केवल मटेरियल ही नहीं, यहाँ पर मशीनरी को भी हम देखेंगे। आप मशीनरी का भी अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि मशीनरी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप आउटपुट देने में प्रॉब्लम हो रही है, सही से प्रोडक्ट नहीं निकल कर आ रहे हैं, तो इसका या तो आपकी मशीनरी में कमी है या वर्कर एफिशिएंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कमी है। तो वहाँ पर कंट्रोलिंग के द्वारा तुरंत ये डेविएशंस को फाइंड आउट कर लिया जाता है कि क्या कमी रह गई और फिर उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो क्या हुआ? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखिए, जब वर्कर को पता है कि उसके काम को पर कंट्रोलिंग की जा रही है और अगर उसे किसी तरह की प्रॉब्लम एकदम आती है तो तुरंत ही उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। मशीनरी के अंदर प्रॉब्लम है, मशीनरी ठीक की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या मशीनरी को चेंज किया जाता है। उसके बाद आपके मटेरियल में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मटेरियल दूर किया जाता है। और आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जो आपका कंट्रोलर है, कंट्रोल करने वाला सुपरवाइज़र है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो ये है, तो ऐसा अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आपको क्या होता है? तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। तो
तो और वो जितना ज़्यादा मोटिवेट होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा और उसे जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। तो इसके बाद है आपका एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में बनाकर रखना। केवल हम एक मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, जहाँ पर कंट्रोलिंग का एक अच्छा सिस्टम होता है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहता है, और डिसिप्लिन अच्छा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपना आउटपुट अच्छा देने में कोशिश, आउटपुट अच्छा निकल कर आता है और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बेटर होता है। उसके अलावा है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखिए, कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर बनाता है। कोऑर्डिनेटर कौन होता है? जो कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है। कंट्रोलिंग फंक्शंस में कोशिश ये की जाती है कि जो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट वर्कर हैं वो सही ढंग से काम करते रहें, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। एक डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिपेंड है, कोई भी जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपने गुड्स को सेल्स तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि प्रोडक्शन नहीं बनकर आया है। इसी तरह से हर वर्कर, और इसी तरह जो वर्कर के काम होते हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। अगर एक भी वर्कर को, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक मशीनरी की तरह काम करती है, अगर एक वर्कर भी फेल हो जाता है तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट दूसरे पर्सन है या दूसरे और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे वो भी फेल हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। तो वो कैसी बनी रहती है? जब तक उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तभी बनी रह सकती है। कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा? एक अच्छी कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेशन संभव होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग। अब इसके बाद हम ले लेते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि इस सेशन के लिए आपका डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। उसके बाद बस हमारा एक प्रोसेस ही और बचता है, तो हम प्रोसेस को ले लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम कंट्रोलिंग फंक्शंस को कंप्लीट कर दें। छोटा सा फंक्शन, इसमें भी हमारा सबसे छोटा फंक्शन, काफ़ी छोटा फंक्शन है जिसमें केवल 5 स्टेप्स हैं हमारे कंट्रोलिंग के। तो ये चैप्टर भी हमारा एक यूनिट ही एक चैप्टर थी, और इस चैप्टर में भी हमारे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे, और उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया। तो आपकी इसमें जो मेन बचता है वो आपकी इम्पोर्टेंस और आपका प्रोसेस ही है। सबसे पहले क्या है आपका, अब हम लेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला है आप क्या क्या इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस फंक्शंस। सबसे फर्स्ट है सेटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्ड्स। देखिए, कंट्रोलिंग में किया जाता है, जैसे इसकी डेफिनेशन ही बताती है कि सबसे पहले जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने डिटरमाइन कर रखे हैं उनसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को करीब लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या सेट किए जाएंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है कि क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। अब ये क्वालिटी के रूप में भी हो सकते हैं, क्वांटिटी के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है क्वांटिटी के रूप में हो, ताकि हम इसको कंपेयर करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज सेटिंग पर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए जाते हैं, और फिर ये देखा जाता है स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि बहुत हाईली हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया और बहुत
ऐसा भी नहीं कि बहुत लो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए कि हर वर्कर काम करके बैठा रहे। तो इस इजीली मतलब वो एक तो अचीवेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं कि वर्कर खाली बैठा रहे, तो हमारा आउटपुट भी इससे काफ़ी लॉस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और तो सबसे पहले यही हम सही से मेजरेबल और उनको मेज़र भी किया जा सके, टाइमली मेज़र किया जा सके, तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो अब हमने स्टैंडर्ड्स तो निर्धारित कर दिए, वो हमने प्लानिंग के टाइम से ही हम सेट कर लेते हैं कि हमें स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने हैं और कैसे करने हैं। उसके बाद आती है हमारे मेज़रमेंट। अब हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस किसकी हो रही है? वर्कर्स की। मतलब जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली में जो उन्होंने वर्क किया है, अब उनको हम मेज़र करेंगे, उनका मेज़रमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा सेकंड स्टेप्स में क्या है कि हमने जो वर्कर्स ने हमारे वर्क किया है उसको मेज़र करना। वो सेम ही है, दोनों की कोई जो यूनिट होती है सेम होनी चाहिए। अगर हमने पहले आउटपुट को अब यूनिट्स में मेज़र हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किए थे, तो यूनिट्स में ही उनकी मेज़र किया, उनकी आउटपुट को मेज़रमेंट किया जाता है, तो इजीली। उसके बाद थर्ड है हमारा कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन करेंगे किसका? जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसका स्टैंडर्ड्स के साथ। ये इसीलिए यही हमारा कंट्रोलिंग का कंसेप्ट है, यही हमारी कंट्रोलिंग है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो वो हमारी स्टैंडर्ड्स के करीब हो, बिल्कुल क्लोज, इक्वल होनी चाहिए। कम ज़्यादा थोड़े बहुत फ़र्क पड़ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो कंपैरिजन मतलब अब हम उनको कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन के बिना कंट्रोलिंग बेकार है। जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें ये क्या पता चलेगा कि किस वर्कर ने कितना वर्क किया, क्या वो स्टैंडर्ड तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। हमने जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए थे वो उनके हम एक्यूरेट उसको जज कर पाने में जज नहीं कर पाएंगे कि वो एक्यूरेट थे या नहीं थे, जब तक हम उनका कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। तो अब हम उसको कंपैरिजन किया जाएगा। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट द डेविएशंस। देखिए डेविएशंस होती है कमियों को एनालाइज करना। अब हमने जब कंपैरिजन किया, अगर हमारी कोई बीच में किसी प्रकार दोनों की बिल्कुल इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बिल्कुल सही है, अब हमें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डेविएशंस करने के बाद हमें उनमें कमियां नज़र आ रही हैं, एनालाइज करने के बाद हमें डेविएशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो डेविएशंस किस वजह से थे। जैसा मैंने आपको बताया, डेविएशंस इसलिए भी हो सकते हैं कि वर्कर हमारे इनएफिशिएंट थे, वर्कर को मशीनरी पे काम सही ढंग से करना नहीं आता था। तो यहाँ पर अब क्या निकलेगा कि अब ये कोशिश की जाएगी कि उनको आगे ट्रेंड किया जाए। ये वैसे हमारा फिफ्थ स्टेप है कि जब हम आगे चलकर डेविएशंस एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम उनको करेक्टिव एक्शंस जब लेंगे तो क्या क्या एक्शंस लेने हैं। तो यहाँ पर इसी में हमें केवल एनालाइज करना है कि डिफरेंट डेविएशंस जो फाइंड आउट किए गए हैं वो किस वजह से किए गए हैं। अब कितना मतलब दोनों में कितनी ऐसा भी हो सकता है कि जो इनकी लिमिट है बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें अपने मैनेजर के सामने लाने पड़ेंगे कि जो डेविएशंस से बहुत ज़्यादा लिमिट, मतलब उनकी लिमिट का मतलब ये है कि दोनों में जो डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा पाया गया है, तो किसी खास रीज़न से रहा होगा। अब ये जैसे कि हो सकता है कि जो मटेरियल था वो अच्छा मटेरियल नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटपुट सही से नहीं हो पाया।
तो ये सारे ये अब आगे चलकर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डेविएशंस को हम मैनेजर्स के सामने लाएं, और अगर उनकी टॉलरेशन लिमिट, अगर उनको टॉलरेट किया जा सकता है, टॉलरेट का मतलब है कि डेविएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम वो उसको बोलेंगे हम टॉलरेशन लिमिट के अंदर हैं, तो उसको हम ज़रूरत नहीं है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की। और अगर उनकी वो हद से ज़्यादा उनके डेविएशंस है तो उनको हम अपने मैनेजर्स के सामने लेकर आएंगे, उनको दूर करने की कोशिश की जाएंगे। तो ये थी हमारा नेक्स्ट है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए क्या डेविएशंस हमारे थे, अब हम उनको सही करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या, अब ऐसा नहीं है कि हमने डेविएशंस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है कम है, लेकिन वो तब तक बेकार है जब तक हम उनको करेक्ट करने के लिए कोई एक्शन ना लें। मशीनरी ख़राब है तो मशीनरी सही करानी है, मटेरियल ख़राब आया मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा, वर्कर इनएफिशिएंट थे तो या तो वर्कर चेंज कीजिए या फिर वर्कर को आप ट्रेनिंग दीजिए। तो ये हमें कहाँ करना होता है, ये करेक्टिव एक्शंस के अंदर ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये तो था हमारा प्रोसेस ऑफ हमारे कंट्रोलिंग का। इसी में हमारे 2 पॉइंट्स और भी आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो हमें एनालिसिस ऑफ डेविएशंस के अंदर आते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी। वो मैं अभी आपको बताती कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, एक वर्ड होता है की रिजल्ट एरिया। KRAS की रिजल्ट एरियाज। इसमें यह होता है कि जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, कुछ खास एक्टिविटी की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में के वर्क में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो उनको हमें मैनेजर की नज़र में लाना है। जो बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिनके गलत हो जाने से ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो वो हमें मैनेजर के सामने लेकर जानी चाहिए। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो सिंपली होती हैं, जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम मैनेजमेंट के सामने वो सारी एक्टिविटीज़ को लेकर जाएं। ऐसा क्योंकि मैनेजमेंट को केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम छोटी मोटी इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट को नहीं डालना होगा। बाकी जो लोग हैं, जो उनसे मैनेजमेंट से नीचे की बाकी जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं, वो अपनी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारा की रिज़ल्ट एरियाज़। केवल वहाँ पर जो बहुत सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं मैनेजमेंट को वहाँ पर ध्यान देना है। तो उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर कोई आपकी जो डेविएशंस हमने फाइंड आउट की हैं वो एक्सेप्शनल हैं, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट को ध्यान देना है। और अगर छोटी मोटी कमियां रह गई, जैसे कि एक वर्कर एक दिन में हमें 20 यूनिट्स का बनानी थी एक वर्कर को, या आप यहाँ मानकर चलिए कि 100 यूनिट्स का टारगेट था, जिसमें वर्कर ने 98, 97, 95 तक अगर वो बना लेता है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि प्रिंसिपल जो हमारे मेन मैनेजमेंट है वहाँ पर उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, उनको उनकी नज़र में लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा डेविएशंस फाइंड आउट करी गई हैं, मतलब 100 की जगह अगर उसने 60 या 70 ही बनाई हैं, तो वह मैनेजमेंट की सामने लेकर आना चाहिए। ताकि अब यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह के डेविएशंस, मतलब ये जो डेविएशंस है टॉलरेशन लिमिट के अंदर नहीं आते हैं, तो इनको टॉलरेट नहीं करना। अब हमें इनमें चेंजेस लाने होंगे, फिर से अपने स्टैंडर्ड्स को मतलब बनाना पड़ेगा कि ये हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, ये इसमें या तो बहुत ज़्यादा कमियां रह गई, या हमने जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए थे वो एक्यूरेट नहीं थे। तो ये होती है मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यही था हमारा इस कंट्रोलिंग यूनिट के अंदर जी आज का बस हमारा ये टॉपिक है, और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बीएसटी का है कंट्रोलिंग के साथ ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केटिंग है वो अब लेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।